हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है गति एवं बल, मोशन एंड फोर्स। यह अध्याय 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गति तथा विराम के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रत्येक वस्तु या तो विराम की अवस्था में है या गति की अवस्था में है। विराम एवं गति दोनों स्थितियां जो है समय एवं प्रेक्षक के सापेक्ष होती है, टाइम एवं ऑब्जर्वर के सापेक्ष होती है। यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो यह उस वस्तु की विराम अवस्था कहलाती है। यदि किसी वस्तु में कोई इंटरफेयर न किया जाए तो वो जो है विरामावस्था में बनी रहेगी। जैसे में जमीन में लगे हुए पेड़ पौधे, मेज पर रखी हुई पुस्तक, एक चलती ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों के सापेक्ष उसके सह यात्रियों की स्थिति आदि, ये सभी विराम अवस्था के उदाहरण हैं। इसके विपरीत अगर बात करें तो यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो यह प्रक्रिया गति कहलाती है। यानी किसी वस्तु में आप इंटरफेयर करते हैं, उसमें कोई हलचल होता है तो यह प्रक्रिया गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी पर स्थित किसी व्यक्ति के सापेक्ष चलते हुए वाहन, झरने से गिरता हुआ जल, ये सभी गति के उदाहरण हैं। इस प्रकार गति एवं विराम दोनों परस्पर सापेक्षिक अवधारणाएं हैं। जैसे एक गतिमान कार में कुछ व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं। जब कार सड़क पर गतिमान अवस्था में है तो कार के सह यात्री एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में होते हैं, जबकि कार के बाहर की वस्तुएं जैसे वाहन, पेड़ पौधे, भवन आदि, ये सभी जो है कार में बैठे यात्रियों को गतिशील प्रतीत होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गति के जो प्रकार हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गति के 3 प्रकार हैं: विमीय आधार पर, पथ के आधार पर, दोहराव के आधार पर। विमीय आधार पर गति के 3 प्रकार हैं: एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। पथ के आधार पर गति के 4 प्रकार हैं: स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति, दोलन अथवा कंपन गति, प्रक्षेप्य गति। और दोहराव के आधार पर गति के 2 प्रकार हैं: आवर्त गति और सरल आवर्त गति। इन सभी के बारे में बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विमीय आधार पर गतियों के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, विभिन्न गतिशील निकायों के द्वारा की जाने वाली गति को उसके गमन पथ में निहित विमाओं में परिवर्तन के आधार पर निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है एक विमीय गति। किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, यदि कोई पिंड किसी भी दिशा में एक सरल रेखा में गति करता है तो इसे एक विमीय गति कहा जाता है। इसमें वस्तु की केवल एक विमा ही परिवर्तनशील होती है, जैसे में लंबाई, चौड़ाई अथवा ऊंचाई। एक विमीय गति के दौरान पिंड की स्थिति को दर्शाने के लिए केवल एक स्थिति निर्देशांक की आवश्यकता होती है। जैसे सीधी सड़क पर गतिमान वाहन, एक निश्चित ऊंचाई से गिराई गई वस्तु की गति, सीधी नली में डाली गई गेंद की गति आदि। दूसरा है द्विविमीय गति। जब कोई पिंड, याद रखिएगा, जब कोई पिंड एक ऐसे तल में गति करता है जिसमें उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए 2 अक्षों के निर्देशांकों की आवश्यकता होती है तो इसे द्विविमीय गति कहा जाता है। इसमें वस्तु एक साथ 2 विमाओं में परिवर्तनशील होती है, जैसे लंबाई एवं चौड़ाई, अथवा चौड़ाई एवं ऊंचाई, अथवा लंबाई एवं ऊंचाई। जैसे में तोप से दागे गए गोले की गति, नदी में नाव की गति, किक मारने के बाद हवा में फुटबॉल की गति आदि। ठीक है, देखिए, परवलयाकार पथ पर की जो गति है यह भी द्विविमीय गति का उदाहरण है। इसके बाद है त्रिविमीय गति। देखिए, जब कोई पिंड इस प्रकार गति कर रहा हो कि समय के साथ उसकी स्थिति तीनों विमाओं में परिवर्तित हो रही हो तो इसे त्रिविमीय गति कहते हैं। और इसमें वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए तीनों अक्षों के निर्देशांकों की जो है आवश्यकता होती है, जैसे में आकाश में पतंग, वायुयान, पंछियों की गति, गैसीय अणुओं की गति आदि। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद पथ के आधार पर गतियों के जो प्रकार हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यह गतियों के वर्गीकरण का सर्वाधिक सामान्य आधार है। इसके अंतर्गत गतिमान वस्तु के पथ के प्रकार तथा उसके स्थान में परिवर्तन आदि आधारों पर गति के निम्नलिखित स्वरूप निर्धारित किए गए हैं। पहला है स्थानांतरीय गति। इस प्रकार की गति में गतिमान पिंड के स्थान में परिवर्तन होता है
तथा उस पिंड के सभी कण एक समान वेग से जो है गति करते हैं, जैसे पृथ्वी की गति, ट्रेन की गति, गैसीय अणुओं की गति आदि। स्थानांतरीय गति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है सरल रेखीय गति। देखिए, जब कोई कण अथवा पिंड एक सरल रेखा में गति करता है तो उसकी गति जो है सरल रेखीय गति कहलाती है। याद रखिएगा, जब कोई कण अथवा पिंड एक सरल रेखा सीधे मार्ग में गति करता है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे में कदम ताल करती हुई सैनिकों की टुकड़ी, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिरती हुई कोई वस्तु, सीधी एवं समतल सड़क पर चलती हुई कार आदि। ठीक है, ये सभी सरल रेखीय गति के उदाहरण हैं। दूसरा है वक्रीय गति। जब कोई पिंड किसी घुमावदार अर्थात वक्रीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति वक्रीय गति कहलाती है। इस गति में पिंड की दिशा में परिवर्तन के साथ उसका वेग भी परिवर्तित होता रहता है। जैसे में घुमावदार सड़क पर मुड़ी हुई कार, खिलाड़ी के द्वारा बास्केटबॉल को बास्केट में डालना, डॉल्फिन के द्वारा समुद्र में गोता लगाना आदि, ये सभी वक्रीय गति के उदाहरण हैं। तीसरा है वृत्तीय गति। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। इस दौरान गतिमान पिंड किसी भी समय पर अपने पथ के केंद्र से समान दूरी पर होता है, क्योंकि वह उस वृत्ताकार पथ की परिधि पर गति करता है। जैसे में वृत्ताकार पथ पर धावक की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति तथा एक निश्चित ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए कृत्रिम उपग्रहों की गति। ठीक है, देखिए, एक समान वृत्तीय गति तथा असमान वृत्तीय गति, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वह वृत्तीय गति जिसमें गतिमान पिंड की गति एक समान हो अर्थात अपरिवर्तित रहे तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। इसके विपरीत अगर बात करें, यदि वृत्तीय गति के दौरान पिंड की गति में परिवर्तन होता रहे तो यह असमान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपको देखिए, यहां पे वृत्तीय गति का जो डायग्राम दिया गया है आप देख सकते हैं। त्वरण का मान नियत होता है परंतु उसकी दिशा लगातार जो है परिवर्तित होती रहती है। त्वरण का जो मान है नियत होता है परंतु उसकी दिशा जो है लगातार परिवर्तित होती रहती है। वेग तथा त्वरण की दिशाएं परस्पर लंबवत होती है। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चौथा है अनियमित गति। देखिए, जब कोई पिंड किसी अनिर्धारित पथ पर अनिश्चित दिशाओं में अव्यवस्थित गति करता है तो इसे अनियमित गति कहा जाता है। अनियमित गति को जिग जैग गति तथा ब्राउन नियम गति भी कहा जाता है। जब कोई पिंड किसी अनिर्धारित पथ पर, यानी कोई निर्धारित पथ नहीं है, जब कोई पिंड किसी अनिर्धारित पथ पर अनिश्चित दिशाओं में, कोई निश्चित दिशा में नहीं, अनिश्चित दिशाओं में अव्यवस्थित गति करता है तो इसे अनियमित गति कहा जाता है। अनियमित गति को जिग जैग मोशन तथा ब्राउन नियम जो है, ब्राउनियन जो मोशन है, ब्राउनियन गति भी कहा जाता है। जैसे में आकाश में पंछियों की गति, गैसीय अणुओं की गति, चींटियों की गति, धूल कणों की गति। गैसीय अणुओं की अनियमित जो गति है आप देख सकते हैं, इनकी कोई दिशा निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरा है घूर्णन गति। घूर्णन गति किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब कोई पिंड अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है तो यह उस पिंड की घूर्णन गति कहलाती है। घूर्णन एवं वृत्तीय गति में लगभग एक जैसी गति प्रतीत होती है परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है कि वृत्तीय गति में पिंड का अक्ष केंद्र, पिंड का जो अक्ष है केंद्र जो है पिंड से पृथक स्थित होता है, जबकि घूर्णन गति में पिंड का अक्ष पिंड के जो है अंदर स्थित होता है। ठीक है, वाहनों के पहियों तथा स्टीयरिंग व्हील की गति, पृथ्वी का घूर्णन, हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे पंखे की गति, लट्टू की गति आदि घूर्णन गति के प्रमुख उदाहरण हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन जो है आप देख सकते हैं, यह है विषुवत, यह है घूर्णन अक्ष। ठीक है, ये 23.5 डिग्री है, इधर 23.5 डिग्री है, तो आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से चीजों को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद है दोलन अथवा कंपन गति, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए, जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे गति करता है तो उसे जो है उस पिंड की दोलन अथवा कंपन गति कहा जाता है। जैसे में घड़ी के पेंडुलम की गति एक सिरे पर स्थिर तथा दूसरे सिरे को खींचकर छोड़े गए स्प्रिंग की गति, सितार बजाते हुए उसके तारों के द्वारा की गई गति यानी कंपन, झूले की गति आदि, ये सभी जो है इसके उदाहरण है। इसके बाद है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य क्या है? देखिए, पृथ्वी से आकाश की ओर प्रक्षेपित की गई यानी फेंकी गई ऐसी वस्तु जिस पर कह सकते हैं प्रमुख रूप से गुरुत्व बल, ग्रेविटी फोर्स की जो कह सकते हैं जो ग्रेविटी जो गुरुत्व बल है यह कार्यरत हो, प्रक्षेप्य कहलाती है। पृथ्वी से आकाश की ओर प्रक्षेपित की गई यानी फेंकी गई ऐसी वस्तु जिस पर प्रमुख रूप से गुरुत्व बल ही कार्यरत हो, प्रक्षेप्य कहलाती है। जैसे में आप देख सकते हैं कह सकते हैं कि यद्यपि प्रक्षेप पर अन्य बल भी कार्यरत हो सकते हैं परंतु गुरुत्व की तुलना में उनका प्रभाव नगण्य होता है। प्रक्षेप गति क्या है? जब किसी पिंड को आकाश में तिर्यक रूप से अर्थात पृथ्वी की सतह के समीप फेंका जाता है तो यह पिंड पृथ्वी के गुरुत्व के प्रभाव में एक वक्रीय पथ में गति करता है। प्रक्षेप के द्वारा अनुसरण किया गया यह प्रक्षेप्य वक्र तथा उसकी गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। प्रक्षेप गति में प्रक्षेप के द्वारा एक साथ तथा स्वतंत्र रूप से दो सरल रेखाएं जो है दो सरल रेखीय गतियां जो है की जाती हैं। पहला है एक्स अक्ष पर प्रक्षेप जो है एक्स अक्ष पर एक समान वेग से क्षैतिज गति करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। दूसरा है वाई अक्ष पर प्रक्षेप जो है वाई अक्ष पर एक समान त्वरण से ऊर्ध्वाधर गति करते हुए नीचे की ओर आता है, वर्टिकल मोशन। देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं जो है फिगर के माध्यम से चीजों को स्पष्ट किया गया। ये है आपका परास रेंज और ये जो है आपका आप प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं जो फिगर के माध्यम से चीजों को जो है स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये है आपका ए। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें तो जो आपका प्रक्षेप बिंदु है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है प्रक्षेप बिंदु, वह बिंदु होता है जहां से प्रक्षेप यानी फेंकी गई वस्तु की गति प्रारंभ होती है, उसका प्रक्षेप बिंदु कहलाता है। संलग्न आरेख में इसे ओ के द्वारा जो है दर्शाया गया है। उड्डयन काल क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? प्रक्षेप के द्वारा प्रक्षेप बिंदु से महत्तम ऊंचाई तक यानी जो एच से इंडिकेट किया गया है, महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने तथा वहां से पुनः पृथ्वी तक पहुंचने में लगा कुल समय प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहलाता है और इसकी गणना अग्रलिखित सूत्र से की जाती है। टी बराबर 2u sin थीटा बटा जी होता है। प्रक्षेप गति के दौरान प्रक्षेप के द्वारा अर्जित की गई अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई कहलाती है। वह बिंदु जिस पर प्रक्षेप अपनी महत्तम ऊंचाई प्राप्त करता है उसे प्रक्षेप पथ पर ए से दर्शाया जाता है। प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई को मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना अग्रलिखित सूत्र से की जाती है। एच मैक्सिमम बराबर जो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। क्षैतीय परास अथवा परास, क्षैतीय परास अथवा परास। देखिए, प्रक्षेप के द्वारा प्रक्षेप गति के दौरान अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय की गई कुल क्षैतिज दूरी उसकी क्षैतिज परास अथवा परास कहलाती है और इसे जो है कैपिटल आर से व्यक्त किया जाता है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी के तल से 45 डिग्री के प्रक्षेप कोण जो है थीटा पर जो है फेंका जाए तो वह पिंड अधिकतम संभव परास प्राप्त करेगा। परास की जो गणना है आप देख सकते हैं, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 90 बटा जी होगा तो साइन 90 बराबर 1, साइन 90 का मान 1 होता है, आर बराबर यू स्क्वायर बटा जी। इसके बाद है पुनरावृत्ति के आधार पर गति के प्रकार। पहला प्रकार है आवर्ती गति। देखिए, आवर्ती गति के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, किसे कहते हैं, इसका उदाहरण क्या है। तो जब किसी गतिमान पिंड के द्वारा एक ही पथ में एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति की पुनरावृत्ति की जाती है तो इसे आवर्ती गति कहा जाता है। जब किसी गतिमान पिंड के द्वारा एक ही पथ में एक निश्चित समय अंतराल में
अपनी गति की पुनरावृत्ति की जाती है तो इसे आवर्ती गति कहा जाता है। आवर्ती गति करने वाले पिंड के द्वारा अपने पथ पर स्थित किसी बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु तक पहुंचने में लगा समय उसका समय अंतराल अथवा आवर्त काल यानी टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, आवर्ती गति करने वाले पिंड के द्वारा अपने पथ पर स्थित किसी बिंदु से, ठीक है, किसी बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु पर, ठीक है, उसी बिंदु तक पहुंचने में जो समय लगता है उसका समय अंतराल, यानी जो दोलन गति आप देखे हैं दोलन गति करते हुए, या पेंडुलम जो घड़ी होता है वो दोलन गति करते हैं। ठीक है, वो एक बिंदु से क्या करते हैं, छोड़े गए बिंदु को और फिर जहां से वो स्टार्ट करते हैं यानी शुरू और अंत तक के बीच में जो है दोलन करते रहते हैं, उनका पेंडुलम जो है हिलते रहता है। तो कह रहा है कि आवर्ती गति करने वाले जो पिंड हैं इनके द्वारा अपने पथ पर स्थित किसी बिंदु से ये प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु पर जहां से वो स्टार्ट करते हैं उसी बिंदु तक पहुंचने में जो समय लगता है उसी को समय अंतराल अथवा आवर्त काल कहा जाता है। आवर्ती गति के जो प्रमुख उदाहरण है, घड़ी के विभिन्न सुइयों के द्वारा की जाने वाली गति आवर्ती गति का सर्वाधिक सामान्य उदाहरण है। इसमें सेकंड वाली सुई जो है 1 मिनट यानी 60 सेकंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड में, मिनट वाली सुई 1 घंटे यानी 60 मिनट में, और घंटे वाली सुई 12 घंटों में अपनी गति की पुनरावृत्ति करती है। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति तथा सूर्य के चारों ओर की जाने वाली परिभ्रमण गति दोनों ही आवर्त गतियां हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति का आवर्त काल 24 घंटे है, जबकि परिक्रमण गति का आवर्त काल 1 वर्ष लगभग 365 दिन होता है। इसके बाद सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति, जब कोई पिंड एक सरल रेखा में आगे पीछे गति करता है तो इसे जो है इस गति को सरल आवर्त गति कहा जाता है। घड़ी के लोलक के द्वारा की गई या इसके द्वारा की जाने वाली दोलन गति जो है सरल आवर्त गति का उदाहरण है। ठीक है, सरल आवर्त गति से जो संबंधित संकल्पनाएं हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहां पे आप फिगर के माध्यम से सरल आवर्त गति के बारे में समझ सकते हैं। देखिए, सरल आवर्त गति जो है ये जो है ये मान लीजिए एक बिंदु है। ठीक है, यहां से एक जो कह सकते हैं जो घड़ी के लोलक होते हैं यहां से स्टार्ट करता है या यहां तक जाता है। इनके जो आयाम है यहां से जो बीच में ये रहा, ये जो आयाम है ये जो है साम्यावस्था है, और ये जो है इनका आप देख सकते हैं कि घड़ी के लोलक के द्वारा की जाने वाली दोलन गति सरल आवर्त गति जो है कहलाता है। सरल आवर्त गति से संबंधित जो संकल्पनाएं हैं, साम्यावस्था अथवा माध्य स्थिति, जब कोई कण अथवा पिंड किसी बाह्य बल के प्रभाव से मुक्त होता है और अपनी साम्य अवस्था में होता है तो यह स्थिति उसकी साम्य अवस्था अथवा माध्य स्थिति कहलाती है। इसके बाद है आवर्त काल, टाइम पीरियड। ठीक है, किसी कण अथवा पिंड के द्वारा अपना एक दोलन पूर्ण करने में लगने वाला समय उसका आवर्त काल कहलाता है। सरल आवर्त गति में आवर्त काल वह न्यूनतम समय है जिसके पश्चात गतिमान कण अथवा पिंड अपनी गति की पुनरावृत्ति करता है, दोहराता रहता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति क्या है? देखिए, इकाई समय यानी 1 सेकंड में किसी कण अथवा पिंड के द्वारा किए जाने वाले दोलनों की संख्या सरल आवर्त गति की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ज होता है, जिसे चक्रण प्रति सेकंड के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। कला क्या है, यानी फेज क्या है? सरल आवर्त गति के दौरान किसी निश्चित समय पर कण के विस्थापन का परिमाण तथा उसकी दिशा कण की कला को प्रदर्शित करते हैं। गति प्रारंभ करने के पहले कण की प्रारंभिक कला को इपॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? इपॉक। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है आवर्त गति एवं सरल आवर्त गति में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आवर्त गति और सरल आवर्त गति में जो अंतर है, पहला है आवर्त गति में पिंड का विस्थापन पुनर्स्थापना बल की यानी रीस्टोरिंग फोर्स की दिशा में भी हो सकता है और इससे भिन्न दिशा में भी। वहीं सरल आवर्त गति में पिंड का विस्थापन सदैव
पुनर्स्थापना बल के विपरीत दिशा में होता है। दूसरा, आवर्त गति दोलनी भी हो सकती है और नहीं भी। सरल आवर्त गति सदैव दोलनी होती है। देखिए, आवर्त गति का जो उदाहरण है घड़ी के सुइयों तथा वाहनों की गति, और सरल आवर्त गति का जो उदाहरण है घड़ी के लोलक तथा स्प्रिंग की गति। इसके बाद कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग में क्या अंतर है? देखिए, कोणीय विस्थापन, जब कोई पिंड घूर्णन गति या वृत्तीय गति करता है तो पिंड की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बनाया गया कोण पिंड का कोणीय विस्थापन कहलाता है। यह एक सदिश राशि है तो इसका मात्रक रेडियन होता है। कोणीय वेग, वस्तु में समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड है। ठीक है। इसके बाद न्यूटन के जो लॉ है, न्यूटन के जो गति नियम है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से जो है पूछा गया है। तो देखिए, 1686 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने अपनी पुस्तक फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत में बाह्य बलों के प्रभाव में पिंडों की गति के संबंध में 3 महत्वपूर्ण नियम प्रस्तुत किए। न्यूटन के गति नियम किसी पिंड पर लगने वाले बल उसके प्रभाव से उस पिंड में उत्पन्न गति के मध्य संबंध प्रदर्शित करते हैं। न्यूटन के गति नियमों का संक्षिप्त वर्णन निम्नवत है। ठीक है। तो देखिए, न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। न्यूटन के प्रथम गति नियम के जो अनुसार अगर बात करें, जड़त्व का नियम जो है न्यूटन का प्रथम गति जड़त्व का नियम भी है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार सभी वस्तुएं अपनी यथास्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है, अपने जड़त्व को बनाए रखने का प्रयास करती है, अर्थात अपनी स्थिति में किसी प्रकार का भी परिवर्तन का जो है वो क्या करती है, विरोध करती है। तो सभी वस्तुएं अपनी यथास्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है, यानी अपनी स्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। इसका अर्थ है, जब तक वस्तुओं पर पर्याप्त बल न लगाया जाए तब तक गतिमान वस्तु गति की अवस्था में और स्थिर वस्तु जो है विराम की अवस्था में बनी रहती है। और इस प्रकार वस्तुएं अपनी स्थिति को लेकर जड़ता प्रदर्शित करती है। इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जो है जड़त्व का नियम कहते हैं। तो देखिए, न्यूटन का जो प्रथम नियम है आप समझ गए। देखिए, अपनी कोई वस्तु, सभी वस्तुएं जो है अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार अगर बात कर रहे हैं तो सभी वस्तुएं अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती हैं, यानी जो वस्तुएं हैं अपनी स्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का जो है विरोध करती है। जब तक वस्तुओं पर पर्याप्त बल न लगाया जाए तब तक गतिमान वस्तु गति की अवस्था में और स्थिर वस्तु जो है विराम की अवस्था में बनी रहती है। और इस प्रकार वस्तुएं जो है अपनी स्थिति को लेकर जड़ता प्रदर्शित करती है। इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखिए, दैनिक जीवन में जो जड़त्व के उदाहरण हैं, प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, मतलब बहुत बार पूछे गए हैं। दैनिक जीवन में जो जड़त्व के उदाहरण हैं, पहला है बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री, बस में जब बस चलता है, बस में खड़ा यात्री जो है बस के चलने पर अचानक उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है। कारण क्या है? बस के अचानक चलने पर यात्री के शरीर का निचला भाग जो होता है बस के संपर्क में होने के कारण तुरंत गति में आ जाता है, जबकि उसके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण क्या होता है, स्थिर रहने का प्रयास करता है। और इस प्रकार शरीर का ऊपरी भाग निचले भाग से पीछे रह जाता है और यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। दूसरा, पेड़ की शाखा को हिलाने पर उससे फल टूटकर नीचे गिरना। ठीक है, कारण क्या है? पेड़ की शाखा को हिलाने पर शाखा जो है गतिमान हो जाती है, जबकि फल जड़त्व के कारण अपने स्थान पर स्थित रहने का जो है प्रयास करते हैं। परिणाम स्वरूप वे शाखा से जो है अलग होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कारण, अच्छा, इसमें एक और उदाहरण दिया गया है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक उदाहरण नहीं है,
न्यूटन का द्वितीय गति नियम है, यहां पे जो दिया गया है, न्यूटन के द्वितीय गति का नियम किससे कहते हैं या क्या है? न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार अगर बात करें तो किसी पिंड के संवेग परिवर्तन के दर, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा इस दर की दिशा पिंड पर आरोपित बल के अनुदिश होती है। यहां पे आप देख सकते हैं पिंड के संवेग परिवर्तन की दर जो है पिंड पर आरोपित बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। एम ए समानुपाती एफ अथवा एफ समानुपाती एम ए, एफ बराबर के एम ए, के यहां पे क्या है? एक समानुपाती नियतांक है, इसलिए के बराबर 1 तो एफ बराबर एम ए। ठीक है, इसके बाद संवेग, संवेग क्या है? किसी पिंड के वेग और द्रव्यमान का गुणनफल ही उसका संवेग कहलाता है। संवेग क्या है? तो किसी पिंड के वेग और द्रव्यमान का गुणनफल ही उसका संवेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि है जिसे P से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। यदि दो पिंड M1 और M2 को जो है, यदि दो पिंड जो M1 और M2 है इनका वेग जो है एक समान हो तो भारी पिंड का जो संवेग होगा वो अधिक होगा। संवेग P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, P बराबर m गुणे v, याद रखिएगा। ठीक है। द्वितीय गति के जो न्यूटन के द्वितीय गति हैं इनके जो उदाहरण हैं याद रखिएगा। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को क्या करता है? पीछे की ओर खींच लेता है। क्यों खींचता है? इसका कारण क्या है? तो देखिए, तेज गति से आती, जो तेज गति से गेंद आता है तो तेज गति से आती हुई गेंद का संवेग जो होता है वो अधिक होता है और इसीलिए उसे रोकने के लिए संवेग को शून्य तक कम करना होता है। गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे की ओर खींचने के कारण खिलाड़ी को संवेग शून्य करने के लिए अधिक समय मिल जाता है और उसे चोट नहीं लगती है। दूसरा है वाहनों की यात्रियों को झटको, जो वाहनों की यात्री हैं, वाहन में सवार करने वाले जो यात्री होते हैं, तो वाहनों में यात्रियों को झटकों से बचाने के लिए शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? शॉक एब्जॉर्बर। कारण क्या है? तो देखिए, इसमें जो कारण दिया गया है, वाहनों में लगे शॉक एब्जॉर्बर जो होते हैं गति के दौरान लगने वाले झटकों से उत्पन्न गति ऊर्जा को अवशोषित करके ऊर्जा के किसी अन्य स्वरूप में उन्हें जो है परिवर्तित कर देते हैं। सामान्यतः ये उष्मा में परिवर्तित कर देते हैं और झटकों की गति तीव्रता, जो झटकों की गति की जो तीव्रता है इसको ये कम कर देते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्रिया के बाद क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बाद एक प्रतिक्रिया होता है, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में आरोपित करती है। न्यूटन के तीसरे गति के नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, यहां पे जो है आप इसका देख सकते हैं, एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, न्यूटन के तृतीय गति के नियम के जो उदाहरण है, पहला है बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है। कारण क्या है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोली जितने बल से आगे की ओर गतिशील होती है वह उतना ही बल बंदूक पर प्रतिक्रिया स्वरूप पीछे की ओर जो है आरोपित करती है, जो व्यक्ति को बंदूक के झटकों के रूप में जो है अनुभव होता है। दूसरा है चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ती है। कारण क्या है? नाव चलाते समय जितना बल व्यक्ति के द्वारा चप्पू के माध्यम से जल पर लगाया जाता है उतना ही बल जल के द्वारा नाव पर विपरीत दिशा में लगाया जाता है और नाव जल में जो है आगे बढ़ती रहती है। तीसरा, रॉकेट एवं वायुयानों की जो है गति। रॉकेट एवं वायुयानों की जो गति है इसका कारण क्या है? वायुयान तथा रॉकेट, ठीक है, वायुयान या रॉकेट इंजन के द्वारा जो है पीछे की ओर गैसों का जो है उत्सर्जन करने पर उस गैसों के द्वारा भी वायुयान पर आगे की ओर जो है प्रतिक्रिया बल अर्थात धक्का लगाया जाता है, जिससे वायुयान आगे की ओर गति करता है। या आप जो है कह सकते हैं कि जब आप चलते हैं, पृथ्वी पर चलते हैं, तो आप कैसे चलते हैं, मतलब कैसे इन द सेंस की वे नहीं पूछा जा रहा है, किस कारण आप जो है आगे की ओर बढ़ पाते हैं। तो ये न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुसार ही आप आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप जो है
आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपका जो पैर है धरती को पीछे की ओर धकेलता है, इसलिए आप जो है आगे बढ़ते हैं। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम ही है। दूरी तथा विस्थापन, इसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। गतिमान वस्तु के द्वारा एक विशिष्ट समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी जो है एक अदिश राशि है। गतिमान वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी उस वस्तु का विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है जो वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को जो है दर्शाती है। दूरी और विस्थापन, यहां पे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहला जो उदाहरण है, एक व्यक्ति के द्वारा विभिन्न दिशाओं में की गई गति। देखिए ये जो पॉइंट है ए, यहां पर एक व्यक्ति है, बी पर चलता है 4 मीटर, फिर बी से सी की ओर 3 मीटर, सी से डी की ओर 2 मीटर, डी से ई की ओर 2.5 मीटर और ई से एफ की ओर 3.2 मीटर। तो आपको बताना है कि व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है। तो आप जोड़ लीजिए 4 + 3 + 2 + 2.5 प्लस जो है आपका 3.2 मीटर। ये बस व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी है। ये 14.7 मीटर जो है कुल दूरी तय करता है। तो व्यक्ति का विस्थापन कितना है? तो देखिए ए से और एफ के बीच की दूरी जो है, यहां पे देखिए बी और सी की दूरी जो है 3 मीटर है, तो ए और एफ के बीच की दूरी भी 3 मीटर होगा। तो विस्थापन इसका क्या होगा? 3 मीटर हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, एक कार के द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर जो है लगाया जाता है। कार के द्वारा तय की गई दूरी बराबर वृत्ताकार पथ की जो परिधि होता है कितना है? तो 144.51 मीटर। देखिए एक चक्कर लगाने के बाद कार की जो विस्थापन है, बिंदु ए से बिंदु ए तक की दूरी, बिंदु ए से बिंदु ए तक की दूरी जो है 0 है। तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहां पे नोट में दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु विभिन्न दूरियां तय करने के पश्चात पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए तो उस वस्तु का विस्थापन 0 होगा। इसीलिए दूसरा में जो है उसका विस्थापन जो है 0 हो गया है। दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या है? दूरी और विस्थापन में अंतर समझेंगे। दूरी सदैव जो है धनात्मक होती है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या 0 भी हो सकता है। दूरी केवल परिणाम को व्यक्त करती है और विस्थापन परिणाम और दिशा दोनों को व्यक्त करता है। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी इसका मान 0 नहीं हो सकता और विस्थापन का मान 0 हो सकता है। चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए किसी निकाय के द्वारा एकांक समय में चली गई कुल दूरी उस निकाय की चाल कहलाती है। चाल जो है एक अदिश राशि है। इसका एसआई पद्धति में चाल का जो मात्रक होता है, जो स्पीड का जो मात्रक होता है चाल का, मीटर प्रति सेकंड है और इसकी बीमा जो है LT-1 है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल होता है। समय के सापेक्ष किसी गतिमान पिंड के विस्थापन की दर उस पिंड का वेग कहलाती है। अर्थात किसी पिंड के द्वारा एकांक समय यानी 1 सेकंड में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी उस पिंड का वेग कहलाती है। वेग एक सदिश राशि है। एसआई पद्धति के अनुसार इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड और बीमा LT-1 होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद देखिए यहां पे जो है चाल और वेग में अंतर दिया गया है। तो चाल वेग में अंतर क्या है? किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। वेग किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। चाल में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, और ये अदिश राशि है। वेग में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है और ये जो वेग जो है एक सदिश राशि है। किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिणाम के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है चाल में। विस्थापन में किसी वस्तु के वेग का परिणाम उस वस्तु के चाल से अधिक नहीं हो सकता है। इसके बाद सापेक्ष वेग क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? सापेक्ष वेग। जब 2 या 2 से अधिक पिंड गतिमान हो तो उनकी एक दूसरे के प्रति वेग की स्थिति सापेक्ष कहलाती है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पिंड गतिमान हो तो उनकी एक दूसरे के प्रति वेग की स्थिति सापेक्ष कहलाती है। यदि दो पिंड एक ही दिशा में गतिमान हो तो सापेक्ष वेग का मान धनात्मक और परस्पर विपरीत दिशा में गतिमान होने पर सापेक्ष वेग का मान ऋणात्मक होता है। इसके बाद है त्वरण, एसिलरेशन। त्वरण क्या है, किसे कहते हैं? किसी विशिष्ट समय अंतराल में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि समय के सापेक्ष किसी गतिमान पिंड के वेग में वृद्धि होती है तो इसे त्वरण कहा जाता है, तथा यदि समय के सापेक्ष वेग में कमी होती है तो इसे मंदन कहा जाता है। जैसे तेज दौड़ती हुई कार के ब्रेक लगाने पर कार की गति कम हो जाना। त्वरण एक सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, यानी ए बराबर भी माइनस यू बटा टी होता है। ए क्या है? त्वरण है। भी क्या है? अंतिम वेग है। यू क्या है? प्रारंभिक वेग है। और टी क्या है? समय अंतराल है। इसके बाद गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। यदि किसी गतिमान पिंड का त्वरण कांस्टेंट नियत यानी कांस्टेंट हो तो उस पिंड की गति से संबंधित विभिन्न चरों जैसे वेग, विस्थापन, समय तथा त्वरण के मध्य संबंध जो है प्रदर्शित करने के लिए गति के 3 समीकरणों का प्रयोग किया जाता है जो निम्नवत हैं। गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यह समीकरण वेग, समय तथा त्वरण के मध्य संबंध दर्शाता है। जब कोई पिंड प्रारंभिक वेग से त्वरण ए से समय अंतराल टी में अंतिम वेग यू जो है प्राप्त करता है तो प्राप्त जो संबंध होंगे v बराबर यू प्लस ए टी। भी क्या है? अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, ए एक्सीलरेशन यानी त्वरण, टी समय अंतराल। गति का द्वितीय समीकरण, यह समीकरण विस्थापन एस, वेग भी और त्वरण ए के मध्य जो है संबंध को दर्शाता है। जब कोई पिंड प्रारंभिक वेग यानी u से समय अंतराल t में दूरी s तक जो है विस्थापित होता है तो विस्थापन से जो संबंध प्राप्त होंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी जो इसमें v है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय अंतराल। गति का तृतीय समीकरण, यह समीकरण वेग, विस्थापन तथा त्वरण के मध्य संबंध को दर्शाता है। जब कोई पिंड प्रारंभिक वेग से त्वरण ए के साथ दूरी s तय करने में अपने अंतिम वेग को जो है प्राप्त करता है तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको मालूम है v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण और s बराबर विस्थापन। देखिए आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बल से स्टार्ट करेंगे, फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। देखिए इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे पीडीएफ प्राप्त करने के रिगार्डिंग में जो अपडेट है प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से पीडीएफ प्राप्त करना है। तो बुक का पीडीएफ आप ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। रोज क्विज कराए जाते हैं, रोज अपडेट जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है वहां पे जो है टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया जाता है, तो वहां पे रोज जो है अपडेट किए जाते हैं। तो आप लोग चैनल को और क्विज ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा। और आपको किसी भी पॉइंट में या किसी भी जो कह सकते हैं कि टॉपिक में कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।